दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था फिजिक्स का। इस वीडियो में जो क्लास 12 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों यहाँ मॉडल प्रश्न पत्र है जिसका मैं यहाँ पर सॉल्यूशन समझने का कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव का जो दिया हुआ है दैट ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज उस भौतिक राशि का नाम बताइए। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इज इट द स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में बोले तो दोस्तों आपको उस राशि का नाम बताना जिसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम है और उसकी बताना है ये आदिश राशि या सदिश राशि। तो बता दो तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके और वही बात करें दोस्तों स्केलर है कि वेक्टर, तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। दोस्तों ये जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको पहला क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टू आइडेंटिकल कॉइल मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर रोटेटेड with uniform speed in a uniform magnetic field then in which coil more value of induced current is induced। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है हिंदी में बोले तो कॉपर एल्यूमिनियम से बनी दो समान कुंडली का समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान गति से घुमाया जाता है तो किस कुंडली में ज़्यादा प्रेरित धारा का मान होगा। सो आपको इंड्यूस्ड करंट निकालना दोस्तों। आपको ईएमएफ यहाँ पर जो है ईएमएफ आपको यहाँ पर इक्वल दिया गया है। सो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कॉपर कॉइल। जो ये कॉपर कॉइल है दोस्तों, तो ये जो कॉपर कॉइल है इसका जो इंड्यूस्ड करंट है वो ज़्यादा होगा। सो आपको यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कॉपर कॉइल। ओके कॉपर कॉइल इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में 28 क्वेश्चन में दिखा गया दैट व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड टू एग्जामाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। वही बात करें हिंदी में ठोसों की क्रिस्टल संरचना की जाँच के लिए कौन से विद्युत चुंबक के तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो सिंपल सा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 के लिए दैट इज एक्सरे। एक्सरे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आप आंसर लिख सकते हो एक्सरे इज द वेव यूज टू एग्जामाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 29 पे। दो कणों का संवेग बराबर होता है तो डी ब्रोगली तरंग धैर्य का अनुपात क्या है। इंग्लिश में बात करें तो टू पार्टिकल हैव इक्वल मोमेंटा व्हाट इज द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। बता दूं दोस्तों यहाँ पर इक्वल मोमेंटा का मतलब ये हो गया कि P1 इक्वल टू P2। अब यहाँ से आपको अगर वेवलेंथ निकालना है तो निकाल सकते हैं लैम्डा इक्वल टू H बाय P1 H बाय P2। यहाँ पर अगर आपको P1 P2 मोमेंटा सेम है तो यहाँ पर सिंपल सी रेशियो हो जाएगी दोस्तों 1:1। सो 1:1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर 1:1 लिख सकते हो। सो ये इसका सॉल्यूशन था दोस्तों। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ दैट व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज फाउंड इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर। हिंदी में बात करें तो पी टाइप अर्धचालक में कैसी अशुद्धि मिली होती है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हो जाएगा इसका ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अगर इंग्लिश से बात करें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज। ओके यहाँ पूछा जा रहा है कौन से इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में लगता है। सो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ का यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में मिक्स होती है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए आपके पास दिया हुआ 31 में ए ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड इन ट्रफ ऑफ लिक्विड व्हाट मस्ट बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर। हिंदी में बात करें दोस्तों लेंस की जो अपवर्तनांक है 1.5 द्रव में रखा गया है। लेंस के गायब होने के लिए तरल का अपवर्तनांक क्या होना चाहिए। तो उसी लेंस को गायब होने के लिए अपवर्तनांक क्या होना चाहिए तरल की। दोस्तों इसमें जो हो जाएगा आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देख लेना है। एक सेकेंड। सो आंसर हो जाएगा द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू must be greater
और equal to 1.5 in order to disappear lens, ओके। तो इस तरह से आप इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह से आंसर लिख सकते हो 31 का। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 1.5 या उससे अधिक इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए लिक्विड का दोस्तों, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर लेंस क्या होगा डिसअपियर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 32, विच सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सनलाइट बाय द ओजोन लेयर। हिंदी में बात करें तो ओजोन परत द्वारा विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का कौन सा भाग सूर्य के प्रकाश से अवशोषित होता है। सो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रे। तो 32 का आंसर आप लिख सकते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, या फिर इसमें आप रेडिएशन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 32 नंबर का। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33। सो 33 क्वेश्चन में लिखा गया दैट द मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर विच टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। हिंदी में बात करें चुंबकीय संवेदनता किस तरह के चुंबक की सामग्री के लिए ऋणात्मक होती है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डाई मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाई मैग्नेटिक मटेरियल, इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाई मैग्नेटिक मटेरियल इज नेगेटिव, ओके। तो ये डाई मैग्नेटिक मटेरियल का सस्पेसिबिलिटी होता है नेगेटिव होता है। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 में हो गया राइट बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है दोस्तों। सो यहाँ पर आप बगल में इसका आंसर देख सकते हो, ये जो है वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लियर। उसके बाद आते हैं दोस्तों एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर 35 नंबर का जो क्वेश्चन में लिखा गया दोस्तों 35 में, गिव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5.10⁻³ न्यूटन पर कूलम, फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर whose plane is parallel to the YZ plane, and what would be the flux from the same square if you make एंगल ऑफ 30 डिग्री एक्स एक्सिस। यहाँ पर 30 डिग्री का बनाया जाए तो फिर से फ्लक्स क्या निकल कर के आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर फ्लक्स निकालते हैं 5 × 10⁻³ के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स इक्वल दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू DS। तो यहाँ से आप फ्लक्स जब निकालोगे तो आपको पता है E को आप इस तरह से लिख सकते हो cos थीटा, और यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए 5 × 10⁻³ और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपको जो आएगी 0.01। सो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आएगा दोस्तों 50, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 50 Nm² पर कूलम, ओके। तो ये हो गया दोस्तों पहला फ्लक्स। और जब 30 डिग्री के लिए आपको बताया जाएगा तब के लिए मैं बता दूं दोस्तों व्हेन 30 डिग्री, तो जब आपका 30 डिग्री है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 - 30 आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री। और उसके बाद अगर आप फ्लक्स निकालते हो तो फ्लक्स के लिए आपके पास क्या दिया है ENS cos थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए दूसरी बार में जब आपको फ्लक्स निकालने बोले तो यहाँ पर आपके पास जो थीटा की वैल्यू होती है 90 - 30 हो जाती है 60 डिग्री। अब की बार जो वैल्यू है 60 डिग्री है थीटा का, तो फ्लक्स निकाल लोगे ES cos थीटा। अब यहाँ पर आपके पास दो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 5 × 10⁻³ और ये cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हो 50 डिग्री। एक सेकेंड वेट, सॉरी। सो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 50। यहाँ पर आपको दिया हुआ है दोस्तों, सबसे पहले वैल्यू हमने निकाल चुका है, यहाँ पर लिख सकते हैं 50 और cos थीटा की वैल्यू होती है 1/2। कट करोगे तो आपके पास निकल करके आएगा 25 Nm² पर कूलम। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जब 30 डिग्री के लिए बनाया जाएगा। तो इस तरह से आप फ्लक्स निकाल सकते हो। ये आपके लिए 35 का कंप्लीट सॉल्यूशन दोस्तों। इसी तरह के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियो में आगे लाता रहूँगा। और भी कोई मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करना है दोस्तों तो कमेंट करके